अब लोग अपनी लंग्स की कैपेसिटी का 25% हिस्सा ही शायद उपयोग में कर पा रहे छाती में दर्द का लगभग प्रतिशत देखें तो 80 से 90% फेफड़ों की वजह से होता है। हैं। सिगरेट हमारा शौक है हाँ जी, और लोग सिगरेट पीते हैं। जी, कुछ दूर ही चलते हैं तो उनकी सांसें फूलने हाँ लगती जी। है। और सिंपल एक सिगरेट की अगर बात करें, तो सिगरेट के टिप में से जो धुआँ निकलता है, उसमें एक के सामने 56 शून्य लगा दीजिए, इतने प्रकार के केमिकल होते हैं। किस कारण से अस्थमा हो जाता है? नमस्कार। हॉस्पिटल की टूर हॉस्पिटल जर्नी में एक बार फिर मैं आपको ले चला हूँ। मैं हूँ नरेंद्र पांडे। दोस्तों, अगर हम बात करें जीवन को जीने के लिए, तो जीवन में सबसे बड़ी जरूरत क्या है आपके विचार से? खाना? नहीं। खाना के बिना भी आप काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। हाँ, वो कमजोरी आ सकती है। पानी? पानी के बिना भी आप 2 दिन 3 दिन तक तो रह सकते हैं। बहुत से लोग निर्जला उपवास रहते हैं, रह लेते हैं। शायद सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है श्वास। और सांसों की जब बात आती है तो बात करते हैं हम लंग्स की। नाक से श्वास लेते हैं और लंग्स तक पहुंचती है। और आज का जो प्रदूषित वातावरण है, तो ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि अब लोग अपने लंग्स की कैपेसिटी का 25% हिस्सा ही शायद उपयोग में कर पा रहे हैं, बाकी उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में अब हालात ये है कि लगभग 2 माला चढ़ने के बाद भी लोग की सांस फूलने लगती है। हमने सोचा आपको रायपुर शहर के ऐसे चेस्ट फिजिशिस्ट मिलवाया जाए जिनके पास में यूनिक सुविधाएं भी हों। तो इसी क्रम पे मैं आज पहुंचा हूं रायपुर के शंकर नगर स्थित एडवांस चेस्ट सेंटर पे, जहाँ की डॉक्टर बालाकृष्णन जी है। तो डॉक्टर बालाकृष्णन जी, बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। सर। मैं यहाँ पे जब आया डॉक्टर साहब, जी, तो अक्सर मरीज को हमने पाया कि लोग चेस्ट की शिकायत, छाती हाँ जी, में दर्द की शिकायत लेकर के आते थे। और मैं अक्सर ये समझता था कि छाती में दर्द की शिकायत मतलब हार्ट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो जी, चेस्ट के फिजिशियन के पास पहुंचे हैं। जी। तो छाती का दर्द का फेफड़ों के साथ क्या संबंध होगा? देखिए, जितने भी छाती के दर्द होते हैं, हम्म, क्योंकि हार्ट के बारे में लोग अक्सर सुने रहते हैं हम्म, और डर रहता है कि हार्ट अटैक तो नहीं है। हम्म। बट छाती में दर्द का लगभग प्रतिशत देखें तो 80 से 90% फेफड़ों की वजह से होता है, उसके चारों ओर की झिल्लियाँ, मांसपेशियों की वजह से और हड्डियों की वजह से होता है। अच्छा। अच्छा, एक और जो अभी बैठे थे तो एक सज्जन शिकायत कर रहे थे कि जी, कुछ दूर ही चलते तो उनकी सांसें फूलने हाँ लगती जी, है। और मैं आपके यहाँ आने के पहले कुछ ऐसी गूगल पे सर्च कर रहा था, तो लोग बात कहते हैं कि अभी जो समय है, जो इरा अब चल रहा है, जी, इस समय लोग अपने फेफड़े का केवल 25% हिस्सा ही उपयोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अगर पहले की लाइफ़स्टाइल और अभी की लाइफ़स्टाइल में देखें, तो हमारा लाइफ़स्टाइल हो गया है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। हम्म, इस सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में लोग थोड़ा-सा भी अपनी मेहनत नहीं करते हैं और उससे फेफड़ों की जो क्षमता है, क्षमता का काफ़ी छोटा हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं। इसी के कारण बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं और इन्फेक्शन का प्रभाव भी होता है। अरे सुनो, जैसे कि सिगरेट हमारा शौक है हाँ जी, और लोग सिगरेट पीते हैं। जी, कहते हैं कि जो लंग्स है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि लास्ट में वो बैलून टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर जी, होते हैं, क्या जिसे वो आपका एल्वुलाई कहते हैं। एल्वेलाई हाँ कहते जी, हैं हाँ जी। उसको, जो ब्लड वेसल्स पे ऑक्सीजन बिल्कुल। को कैरी करने का या जी, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जी, अगर सिगरेट पी रहे हैं जी। तो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ जी, का कुछ वहां पे बॉन्डेशन ज्यादा हो जाता है। जी। तो क्या एल्वेलाई बढ़ जाती है या वो कम हो जाती है? इसमें दोनों होती है। हम्म, जब किसी साइज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे एल्वेओलाई डायलेट हो जाती है और उसकी कार्य करने की क्षमता, हम्म, कार्य क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसी तरह से एल्वेओलाई में सिकुड़न भी आ जाती है, श्वास की नली में भी सिकुड़न आ जाती है। हम्म, तो जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, धुएँ में काम करते हैं हम्म, और सिंपल एक सिगरेट की अगर बात करें, हम्म। तो सिगरेट के टिप में से जो धुआँ निकलता है, उसमें 10 टू पावर 56 यानी कि 1 के सामने 56 शून्य लगा दीजिए, इतने प्रकार के केमिकल होते हैं। अच्छा। तो शायद कोई गिन भी ना पाए एक बार में कितने हम्म, केमिकल होते हैं। हम्म, हम्म। तो जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये तुरंत हीमोग्लोबिन से जाके चिपक जाता है और उसमें हम्म, ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे-धीरे कम कम करने हो लगता जाएगी। है। तो इस तरह से पूरे शरीर में उसका प्रभाव आने लगता चलो, एक बंदा कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, है। जी, है ना? और फिर भी मेरी छाती में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि तुम्हारा जो फेफड़ा है वो सिकुड़ गया है। हाँ जी।
तो क्या कंडीशन है उसकी, क्या रीजन हो सकते हैं? इसके कई रीज़न है, जैसे अगर किसी पेशेंट या किसी मरीज़ के सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हुँ, धूल में काम करता है, धुएँ में काम करता है, या बहुत ज़्यादा परफ्यूम, डिओड्रेंट, पेट्स को रखा हुआ है, हुँ, तो ऐसे लोगों को भी तकलीफ़ होती है। अच्छा। अब इसी क्रम पे हम जैसे कि ख़ास करके जो लोग चौराहे पे ज़्यादातर जैसे ठेले लगाते हैं हाँ लोग, जी। या ट्रैफ़िक वाले हमारे पुलिस जी। वाले हैं, उनको ये समस्याएँ प्रॉब्लम हो हाँ, सकती बिल्कुल हो हैं। सकती है, इसलिए उस उन लोगों में तो विशेष प्रकार का मास्क का भी प्रावधान बनाया गया है। हुँ, 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 हुँ। तो मास्क से एक बात याद आई कि गमछा, एक बार मैं कुछ ऐसी ही पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, जी। तो जो बच्चे गमछा लगा के चलते हैं, नाक को दिनों बंद रखते हैं, तो उनको उन्होंने मना किया कि नहीं, गमछा लगा के हमेशा घूमोगे हुँ। तो ये भी आपको जो गंदी वायु है और डस्ट है वो अंदर चली जाती है, जो आपके फेफड़ों को परेशान कर सकती है। ऐसा भी कुछ है? गमछा लगाने का तरीका इम्पोर्टेंट है। अगर वो सिंगल लेयर में लगा रहे हैं, तो अगर धूल वाले एरिया में हैं, हुँ, तो धूल का बैरियर बन जाता है और वो पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाता। ठीक है। अगर 2 लेयर 3 लेयर में लगाए हैं हुँ, और प्रॉपर्ली नहीं लगाए हैं, तो हुँ, फ़िल्टर होने की बजाय वो साइड से चली जाती है, अच्छा। ज़ोर से साँस खींचने से। तो वो और हुँ, नुकसानदायक हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैपेसिटी भी कम हो जाती है। हुँ, श्वास लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। हुँ, तो इस तरह से अगर सिंगल लेयर का लगा हुआ है, कॉटन के कपड़े हैं, हुँ, हुँ। उसको लपेटा गया है, तो ठीक है। मैं जब आया तो एक महिला बैठी हुई थी, उनको अस्थमा का काफ़ी ज़्यादा जी। तकलीफ था डॉक्टर साहब, ने देखा। अस्थमा के प्रमुख कारण क्या हो, किस कारण से अस्थमा हो जाता है वैसे? देखिए, अस्थमा के कारण तो कई हैं, हाँ। फिर से आ जाते हैं। इसके कारण एनवायरमेंटल, जेनेटिक हुँ, और लाइफ़स्टाइल रिलेटेड होते हैं। हुँ, आजकल जितने प्रकार के प्रदूषित इवन परफ्यूम, डिओड्रेंट, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली अगरबत्तियाँ हुँ, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स, हुँ, मच्छर भगाने की जो लिक्विड्स और हुँ, कॉइल्स वगैरह आते हैं, हाँ। ये सब भी अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने के कारण बन जाते हैं और इससे भी काफ़ी तकलीफ़ें आ जाती हैं। हुँ। अच्छा, वो महिलाएँ जैसे कुछ भी नहीं है, सामान्य है। जी। कुछ आर्टिकल में देख रहा था फ़ॉरेन के, तो वो कहते थे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और जी। एंग्ज़ायटी रहती है अगर आपको, तो वो भी स्ट्रेस स्ट्रेस को स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। स्ट्रेस तो बहुत सारी बीमारियों का कारण है, पर स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन लंग्स से है और हुँ। हार्ट से है। स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन रिलेशन लंग्स लंग्स से और और हार्ट। हार्ट से। हाँ जी। थोड़ा-सा इसको और क्लियर करो, फिर इंटरेस्टिंग जी। हो गया ये। जैसे ही हम स्ट्रेस में आते हैं, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, चाहे वो एक्यूट स्ट्रेस हुँ, हो, हुँ, अचानक से कोई स्ट्रेस आ गया हो, या हुँ, तो क्रॉनिक, हुँ, काफ़ी समय से कुछ घर परिवार, बिज़नेस में कोई तकलीफ़ें चल रही हों। हुँ, उसमें होता क्या है, हमारे जो बॉडी में एक सिस्टम होता है, जिसे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। हुँ, तो सिंपैथेटिक सिस्टम बार-बार एक्टिवेट होते हैं। ओके। उसकी वजह से जो श्वास की नलियाँ हैं, वो उसमें सिकुड़न आने लगती है हुँ, और हार्ट रेट बढ़ जाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो हार्ट रेट हमारा बढ़ा रहेगा और श्वास की नली में सिकुड़न, जिसकी वजह से हमें छाती में भारीपन, तनाव और अच्छे से डीप ब्रीथ नहीं कर पाने के भी लक्षण दिखते जब हैं। हार्ट रेट बढ़ेगा तो नाड़ी में सिकुड़न आएगी। हार्ट रेट अपना अलग बढ़ता है, नली में सिकुड़न, श्वास की नली में सिकुड़न अलग होती है अच्छा। और दोनों का इफ़ेक्ट ऐसा होता है मिला-जुला कि इंसान को छाती में भारीपन और दर्द रहने लगता है। तो छाती में भारीपन का कारण एक स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस कारण है। भी है, राइट, उस जी। एंग्ज़ायटी में। इनके इलाज का क्या पैटर्न होता है? जैसे अगर अस्थमा है, जी। तो एक भ्रांति भी बैठी हुई है लोगों की कि एक बार किसी को अस्थमा हो गया, जी। तो वो ठीक ही नहीं होती है। तो क्या वो ज़िंदगी भर ऐसी कम श्वासों के साथ ज़िंदा रहेगा? ऐसा सभी अस्थमा पेशेंट के साथ नहीं होता है। इसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ है, अस्थमा हुँ, की बहुत सारी वैराइटीज़ है। कुछ कॉमन प्रकार की जो वैराइटीज़ हैं, जिसका प्रतिशत 60 से 70% है, वो ख़ासकर विशेष मौसम पे या विशेष ट्रांज़िशन, जैसे ठंड से गर्मी, हुँ, बारिश, गर्मी और बारिश का जो बीच का मिक्सचर वाला वातावरण होता है, उस समय ज़्यादातर लोगों को होता है और उसी समय इलाज की ज़रूरत होती है। बाकी समय ध्यान रखें, परहेज़ रखें और इसके साथ-साथ अपने लाइफ़स्टाइल, हुँ, जो भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हुँ। जिसमें कम ध्यान देते हैं, उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। अब सर लाइफ़स्टाइल में बहुत सारी बातें आती हैं और जी। लोग उतना बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ है कि हमको उतना समय नहीं मिलता। हाँ जी। मैं फेफड़ों की लाइफ़स्टाइल पे आ जाता हूँ, जी। अगर केवल फेफड़े पे उनको ध्यान देना है, जी। क्योंकि बीमार हुए हैं। अब पूरी लाइफ़स्टाइल को सुधारने में काफ़ी वक़्त लगता है, तो उनको
एकदम से रिलीफ चाहिए। हम्म, इंस्टेंट है ना साहब, 2 मिनट में मैगी चाहिए, जी तो इंस्टेंट रिलीफ भी आपके पास भी चाहिए। जी तो उस समय ऐसी कोई एक्सरसाइज बताओ जिससे कि लोग की फेफड़े ठीक ठाक रहे। हाँ जी। तो इसमें इंस्टेंट एक्सरसाइज से तो नहीं होता, कुछ दवाइयाँ प्लस एक्सरसाइज हम्म। और अपना मेंटल स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम रखें। अच्छा। सो इसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, हम्म। जैसे इंसेंटिव स्पायरोमेट्री 3 बॉल वाली जो एक्सरसाइज मशीन है, उससे एक्सरसाइज करनी चाहिए। और लंबी सांस लेके गालों को फुला के कुछ इस तरह, जब लंबा करते हैं, लंबी जितने लंबे सेकंड तक बाहर फूकते हैं, उतने समय में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है और अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन भी अंदर जाता है। इनहेल करना है डीप, डीप। और और डीप इनहेल करके पूरे गालों गाल को को फुला फुला के देना रखना। है और छोटा सा लिप्स के माध्यम से उसको बाहर निकालना है, हवा सीटी, को बाहर निकालना है। सीटी मारते हुए जाना है। हाँ, सीटी मारते हुए जाना है और उसे लंबे समय तक सीटी मारना है। हाँ, लंबे समय तक जी, सीटी लंबी होनी चाहिए, जितना लंबे। लंबा ब्रीथ किए जी, उतनी ही लंबी सीटी सीटी करें। सीटी अच्छा, मारना। वो 3 बॉल भी आप लोग फुलाने के लिए वो बोलते हैं, हाँ तो जी। अच्छा ऐसे कंडीशन पे जो हम वो बैलून को वो भी फुलाने की जो कोशिश करते वो हैं, इट कई, ऑल्सो हेल्प और नॉट? अगर किसी पेशेंट को मेंटेनेंस डोज में है, हम्म। वो हेल्प करेगा, पर एक्यूट केस में यानी कि तुरंत अगर तकलीफ है, तो वो बलून नहीं फुला पाएगा। बलून फुलाते फुलाते खुद डिप्रेस हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहला अपने को डीप ब्रेथ और ये वाली हाँ जी। लेवल करना है। और और अगर मेडिसिन लेने हैं और अब मेंटल ऐसे भी स्ट्रेस कम रखना है। डीप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करेंगे, श्वासों पे कंसंट्रेट करेंगे तो स्ट्रेस लेवल वैसे भी कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। ऐसे हमारे ध्यान कराने वाले लोग भी बोलते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। तो एक साथ दोनों वाइस वर्सा है कुल वैसे मिला वैसा है। करके है। तो अगर स्ट्रेस है और सांस में आ रही है तो आप ब्रीदिंग पैटर्न को बढ़िया करिए, तो सब कुछ बढ़िया सब कुछ हो बढ़िया हो जाएगा। जाएगा। तो चर्चाएं तो और भी चलती रहेगी, फिलहाल सर हम सोचते हैं कि अब अस्पताल मैं घूमने के नाम पे आया हूँ, जी, तो आपकी भी अस्पताल को घूम लिया जाए ताकि हमारे दोस्तों को मालूम चले कि बिल्कुल। बालाजी के यहाँ पे क्या क्या विशेष सुविधाएं हैं जी, जो डॉक्टर बाला को दूसरों से अलग जी। करती है। और इस एडवांस जो चेस्ट सेंटर है चेस्ट जो, सेंटर। वो एक यूनिक है यहाँ पे। जी, तो थोड़ा सा हम आपके साथ उन जगहों पे भी अगर आप ले चले तो अच्छा रहेगा। बातें हो रही थी श्वासों की, और श्वास जीवन का आधार होता है, पर इतना आसान नहीं है। वैसे भी हम लोग जो श्वास लेते हैं ना डॉक्टर साहब, जी। तो लेते नहीं है, वो चली जाती है। बिल्कुल सही कोई कहा ले आपने। नहीं रहा है। कभी भी किसी ने कहा हो कि नहीं मैं श्वास लेता हूं, तो गलत कहता है। ये बात सर आप भी बिल्कुल, महसूस करते होंगे। लोग श्वास लेते नहीं है, वो ऑटोनॉमस प्रक्रिया में चली जाती है। चली जा रही है। हाँ, एक दिन उनको मतलब कि श्वास अब अंदर नहीं जा रही है, हुँ, तब हम पहुंचते हैं। पहुँचते हैं। तो जो अभी तक मैंने डॉक्टर साहब से चर्चा किया, इसलिए मैं डॉक्टर साहब के इस चैम्बर में आया जहाँ पे 2 बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। हाई इक्विप्ड मशीनें हैं। तो ये कह रहे थे कि 2 श्वास में 2 भाग हैं। नाक से जब अंदर जाती है तो एक बड़ी नली, फिर छोटी नली होते हुए कुछ एक पेड़ की जड़ की तरह जी, अंदर में दिखाई या देता है पेड़ जो के तने की तरह आप कह सकते हैं। एक मुख्य तना होता है, हुँ, उसकी 2 शाखाएँ कई मेन होती शाखाएँ हैं। निकलती उसके हैं। बाद ऐसा 23 जनरेशन, मतलब 23 बार उसका ब्रांचिंग होता है। 23 बार ब्रांचेस हैं। हाँ जी, 23 ब्रांचेस होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार, अगर अंदर पे डस्ट गई है जी, या सिगरेट का धुआं गया, जो हम बात चर्चा कर रहे थे, ये सारे जाकर के कहीं न कहीं ब्लॉकेज करते हैं। बिल्कुल। तो अगर सर 2 पार्ट आप हम समझते हैं, एक नली का भाग है हुँ, और एक आपने बताया था कि वो बैलून टाइप के स्ट्रक्चर जिसको जी, एल्वेलाई कहते हैं, वो होती है। तो दोनों को चेक करने की 2 अलग-अलग मशीनें अपने बिल्कुल। यहाँ पे हैं। तो पहला इसके बारे में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जी, क्या एल्वेलाई को चेक करती है या वो ब्रांचेस के लिए है? ये मशीन को नाम है इम्पल्स ऑसिलोमीटर। इम्पल्स ऑसिलोमीटर। जी, ये अच्छा। जर्मनी से मंगाई हुई मशीन है। हुँ, और ये मशीन की सबसे स्पेसिफिक चीज़ ये है, ये छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। इस अच्छा, मशीन में जब टेस्ट होता है, सारे उम्र के व्यक्ति का इलाज और टेस्ट हो सकता है। ठीक है। क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं होती। इतना ऐसा है, पेशेंट को सिर्फ साँस खींचना है और छोड़ना है, बाकी सब काम मशीन करता है। अच्छा, साँस ले खींचना है और छोड़ना है, छोड़ना है। तो इसमें कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत है कि नॉर्मल? बिल्कुल ज़ोर लगाना नहीं है, ज़ोर ही नहीं लगाना, अच्छा, इस ज़ोर मशीन ही की नहीं। ख़ास बात है। अच्छा, देखिए मैं इसलिए पूछा जिसका श्वास फूलता हो और उसको अगर छोड़ना हो श्वास को, तकलीफ हो सकती है। वो अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से ही छोड़ेगा। ठीक है। उसके पेस में इस मशीन से ये पता चल जाता है कि कितनी
हवा अंदर जा रही है, कितनी रुकावट है, कहाँ रुकावट है, ये सब जानकारी मिल जाती है। और हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट, इस मशीन में ये पता चल जाता है कि क्या वो इलाज से ठीक होगा कि कुछ दूसरे विधि से ठीक होगा या अच्छा, ऑपरेशन लगेगा, ये भी पता चल मतलब जाता है। दवाइयों से ठीक हो हाँ जी, सकता है और कितना जो ठीक हो सकता है अच्छा, वो भी पता चल जाएगा। सोचा मतलब इसमें ये भी मालूम चलता होगा कितनी हवा वो अंदर ले पा रहा है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी एक्सेस हो जाता है। वॉल्यूम भी है, बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम भी पता चलता है। वॉल्यूम भी चलता है, फेफड़े की कैपेसिटी वगैरह जी, जैसे। सारी कैपेसिटीज पता चलती है इसमें। राइट सर। और कुछ जैसे बच्चों में और बुजुर्गों में जी दोनों के लिए आप इसको यूज करते हैं बिल्कुल, बच्चे, छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्गों तक सबका काम हो सकता है। चलिए, अच्छी चीज है। जी तो ये छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से केवल आप ही के पास होगी। जी, आइए चलते हैं दूसरी मशीन के हाँ। पास। इस मशीन का नाम है डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी, यानी कि नाम खुद बता रहा है हम्म, हमारे लंग्स में कितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन की कैपेसिटी है, हम्म, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अच्छा, ये हमें बताता है कि जो हम हवा ले रहे हैं, हम्म, जैसे भी पहुंची अंदर तक, हम्म, एल्वोलाई तक, हम्म, क्या एल्वोलाई उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पा रहे हैं और ऑक्सीजन हवा से ले पा रहे हैं, उसकी जानकारी इस मशीन से मिलती है। सो कई बार ऐसा होता है कि सांस फूल रहा है, तकलीफें हो रही हैं हम्म, और जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्यों इतना थकान और सांस क्यों फूल रहा है। तो हम्म, इस मशीन के जरिए हमें ये पता चल जाता है कि ऑक्सीजन लेने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की कैपेसिटी फेफड़ों में कितनी है। अच्छा, मतलब फेफड़ों में ज्यादा ये एल्वोलाई का वो जो जी, काम हुआ वो ब्रांचेस में हुआ, वो जिसको ब्रांचेस में कारण हुआ। अपन ट्राइकिया और जो ट्रेकिया, बोलते हैं ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स सब ब्रोंकियोल्स बोला में, जाता है उसके उसमें हुआ बाद। जी, कि वो कहीं सिकुड़न तो नहीं है, हाँ जी, उसमें तो पता चला। इसमें ये पता चल रहा है कि जो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून का स्ट्रक्चर जिसको अपन एल्वोलाई कह रहे हैं, वो जो हम हवा ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन, उसमें से जी, ऑक्सीजन को कितना वो कैप्चर कर पाता है, कितना वो अवशोषित कर पा रहा है। हुँ, और अवशोषण तभी होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रिलीज़ कर पाएगा। पाएगा। तो शायद ये मशीन इसलिए भी ज़्यादा कारगर होगी कि लोग जो आजकल बहुत ज़्यादा धुएँ वगैरह में जी, हैं, तो स्मोकिंग। स्मोकिंग करते हैं या बाहर की गाड़ियों का जो धुआँ लेते जी, हैं, तो इसका सीधा असर उस एल्वोलाई में पड़ता है। बिल्कुल, तो अब मालूम चल जाए कि कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर आ रहा है, तो उतना ही ऑक्सीजन जाएगा। जाएगा। तो मतलब अगर कई बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना बाला साहब के आपको हिल स्टेशन चले जाना चाहिए तो जी, श्वास अच्छी हो जाएगी, फॉरेस्ट चले जाना फॉरेस्ट चाहिए, चले जाओ तो अच्छी हो अच्छी हो जाएगी। जाएगी। मगर अगर एल्वेलाई से उतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा होगा, तो शायद कहीं भी चले कहीं भी जाए जाओ, तो ऑक्सीजन का अवशोषण उतना तो नहीं होगा, नहीं होगा, जो बिल्कुल, मैं समझ पा रहा बिल्कुल हूँ। सही है। तो एक बार ये टेस्ट कराने के बाद में अगर हम ले तो शायद हमको रिजल्ट बेहतर बेहतर मिले, मिलेगा। बेहतर मिले। एथलीट्स, कई एथलीट्स में ये कंप्लेंट होती है अगर हम्म, उनके आस-पास धुआँ है या स्मोकिंग करते हैं, उनकी साँस फूलना तो कम होता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी या खेलने की क्षमता कम हो जाती है, तो भी उन लोगों में ये टेस्ट करने से कितना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैपेसिटी कितना है, उससे भी हम अच्छी जानकारी ले सकते हैं। कहते हैं ना कि सांस है तो आस है, और आस है तो विश्वास है। लड़खड़ाती हुई सांसों में विश्वास भी डगमगा जाता है, और विश्वास डगमगाता है तो कहीं ना कहीं असर श्वासों में भी पड़ता है, जिसे आप छाती की भारीपन की शिकायत लेकर के अक्सर पहुंच जाया करते हैं। और जब विश्वास खो जाता है और आस रहती नहीं है और सांसों का जिस तरह से चलना चाहिए उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, तब फिर आप अपने डॉक्टर की भी शिकायत करते हो कि डॉक्टर शायद सही से इलाज नहीं कर रहा है या डॉक्टर सही से ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों डॉक्टर बाला साहब, ये शिकायतें जी, आती हैं आपके पास? बिल्कुल आम तौर पे आती हैं। हम्म, कुछ ऐसे, अगर 100 मरीज़ हैं, उसमें से 2-3 मरीज़ ऐसे होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि ठीक नहीं हुआ, हम्म। बतर उनके जितना भी डायग्नोसिस कर दिया गया, उसका इलाज भी सटीक है, फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है। जैसे इस पे कहाँ पे दिक्कतें क्या रहती हैं? देखिए, सबसे पहले कभी भी चाहे किसी भी चीज़ का इलाज हो, हम्म, अगर भरोसा है, हम्म, विश्वास है, हम्म, तो लगभग 50% बीमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है हम्म, और दवाई का असर भी दोगुना हो जाता है। हम्म, तो विश्वास के साथ अगर कोई दवाई ली जाए, तो हम्म। उसका असर तो आना ही है। विश्वास होगा तो इलाज की उम्मीद, इलाज की आस भी बढ़ ज़्यादा जाती है। होगी, ऐसा हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर बालाकृष्णन, जो कि एक सीनियर चेस्ट फिजिशियन है, और कुछ ऐसी मशीनें आपके पास में हैं जो छत्तीसगढ़ में पहली बार आई हुई हैं, जी, इसमें हमने देखा कि
श्वासों के लिए जानना ये कि हमारी श्वासें कितनी चल रही है। हर कोई जोर देता है कि श्वासों का चलना बहुत ज़रूरी है, आप अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए, आप अधिक गहरी साँसें लीजिए। वो श्वासें कितनी गहरी और कितनी गहराई तक जा रही हैं, जी, ये जानना भी ज़रूरी है। और ख़ास करके आज के समय में जब हम यहाँ बाहर भी खड़े हैं और चलती हुई गाड़ियों से निकलती हुई धुआँ हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है। तो एक ना एक बार हमको आकर के अपनी फेफड़ों की जाँच करानी चाहिए मेरे ख़्याल से आज के समय में बिल्कुल, आप जिस समझे? जो भी हाई रिस्क हैं, जिनको हुँ, बहुत ज़्यादा धूल, धुआँ, स्मोकिंग ये सब कर रहे हैं और कम उम्र के लोगों के आजकल तो बच्चों को भी व काफ़ी ज़्यादा श्वास की बच्चों के भी तकलीफ़ें हो श्वास गई की हैं तकलीफ़ें ज़्यादा होने और लगी उन हैं। बच्चों के लिए भी खासकर ज़रूरी है जो खेल नहीं पाते, थक हुँ, जाते हैं हुँ, हुँ, और खाँसी बार-बार खाँसी होना, सर्दी होना, हुँ, साँस फूलना, ये हुँ। सब तकलीफ़ें होती हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए स्पेशल हम श्वासों की बातें फिर से आप जी। करेंगे, तो जुड़े रहिए। श्वासों के साथ डॉक्टर बाला के साथ फिर मिलूँगा किसी और अस्पताल में।